हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी तक सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, केवीएस, DSSP से जो भी टीचिंग एग्जाम्स, जो भी अभी तक क्वेश्चन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग से पूछे गए हैं, आज हम उन सब का डिस्कशन करेंगे। इसमें क्या होगा बेसिकली गाइज, हम 20 क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि इन तीनों से जब मिक्स होकर क्वेश्चन आता है तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। कौन सा डेवलपमेंट की थ्योरी किस साइकोलॉजिस्ट द्वारा दी गई ये भी हम क्लियर करेंगे, तो आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहला क्वेश्चन है गाइज, भाषा विकास के संबंध में पियाजे ने किस क्षेत्र को कम आंका। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि पियाजे ने किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। तो पियाजे के द्वारा एक तो हेरिडिटी को, बायोलॉजिकल फैक्टर, इसी को हम हेरिडिटी कहते हैं। उसके बाद इन्होंने एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। अब इसमें इन्होंने सबसे कम किसे आंका था। तो गाइज इस क्वेश्चन के दो तरीके से आंसर्स हो सकते हैं, आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हिट करेंगे। एक बात आती है कि इन्होंने सोशल इंटरेक्शन को बहुत कम इंपॉर्टेंस दी थी। किसको? सोशल इंटरेक्शन को। सोशल इंटरेक्शन को सबसे ज्यादा महत्वता किसके द्वारा दी गई थी? तो वाइगोत्स्की के द्वारा। अगर बात ये आ जाए कि लैंग्वेज के एस्पेक्ट में बात की जाए कि लैंग्वेज के एस्पेक्ट में सबसे कम किसे आंका था, तो ईगोसेंट्रिक स्पीच को। ईगोसेंट्रिक स्पीच को पियाजे के द्वारा सबसे कम महत्वता दी गई थी। इन्होंने ये कहा था कि ये बच्चे के विकास में किसी भी तरह का इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती, जबकि वाइगोत्स्की के द्वारा इसी स्पीच को प्राइवेट स्पीच का नाम दिया गया था। मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट स्पीच किस तरीके से होती है। प्राइवेट स्पीच जब होती है जब बच्चा अपने मन में ही कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा होता है। तो ईगोसेंट्रिक स्पीच को जो है वाइगोत्स्की द्वारा बिल्कुल लीस्ट इंपॉर्टेंस दी गई थी। पियाजे द्वारा, सॉरी, ईगोसेंट्रिक स्पीच को पियाजे द्वारा सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंस दी गई थी और वाइगोत्स्की द्वारा प्राइवेट स्पीच को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। नेक्स्ट है भाषा विकास मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे संवेदनशील अवस्था क्या है। सबसे संवेदनशील अवस्था कौन सी है गाइस? तो अर्ली चाइल्डहुड। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो जो चाइल्डहुड है वो दो उसमें पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। तो जो अर्ली चाइल्डहुड होता है वो है 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था और ये है 7 से 11 वर्ष की अवस्था। तो जो अर्ली चाइल्डहुड होता है गाइज, उसको सबसे ज़्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट माना गया है। मतलब 2 से 6 वर्ष में जो बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। ठीक, उसके बाद अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जो अर्ली चाइल्डहुड है वो पियाजे के हिसाब से प्री ऑपरेशनल स्टेज है। अगर जिसने पियाजे की थ्योरी नहीं पढ़ी है तो गाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, आप एक बार सबसे पहले पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग की थ्योरी पढ़िएगा। फिर जो लेटर चाइल्डहुड है उसे कहा जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कहा जाता है पियाजे के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी थी उसको ग्राफ में आप कैसे बता सकते हो, मतलब हम ग्राफ के थ्रू कैसे बता सकते हैं। तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था गाइज, ये डेवलपमेंट है और ये एज है। यहाँ पर ये इन्होंने इस तरीके से बताया है, ये ग्राफ दिया है, ये सेंसरी मोटर, ये प्री ऑपरेशनल, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और ये फॉर्मल ऑपरेशनल। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के द्वारा जो
थ्योरी दी गई है सोशियो कल्चरल थ्योरी, उसमें इन्होंने किस किस को इम्पोर्टेंस दी है। तो भाई उस दिन भी हमने बात की थी गाइस, और इसके नाम से बहुत ही स्पष्ट हो रहा है कि जो वाइगोत्स्की की कौन सी थ्योरी है, वाइगोत्स्की के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई, तो सोशियो मतलब सामाजिक, कल्चरल सांस्कृतिक थ्योरी। ठीक, और स्पीच की भी बात की थी, मतलब इन्होंने सोसाइटी को इम्पोर्टेंस दी है, कल्चर को इम्पोर्टेंस दी है और लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी है, क्योंकि आपको पता है इन्होंने 3 प्रकार की स्पीच बताई थी जो कि लैंग्वेज के ही अंतर्गत आती है। आई होप गाइज यहाँ तक आप मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे, चीज़ों को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है कंजर्वेशन से क्या तात्पर्य है। तो सबसे पहले तो कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन वो होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज वही बनी रहती है, चाहे भारी बर्तन हो, यूटेंसिल्स हो, या फिर बाहरी जो आकार है वो बदल जाए। तो कंजर्वेशन जो है वो मैंने आपको बताया था, ये बीकर जो है वो चौड़ा है, इसमें 200 ml वाटर है, और ये जो बीकर है वो सकरा है लेकिन इसमें भी 200 ml वाटर है। अगर आप प्री ऑपरेशनल स्टेज वाले बच्चे से पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा पानी किस में, तो वो बच्चा कहेगा इसमें, क्योंकि वो इसकी लेंथ की एस्पेक्ट देख पा रहा है लेकिन ब्रेथ का एस्पेक्ट नहीं देख पा रहा है। लेकिन अगर बच्चे में कंजर्वेशन आ गया, क्या आ गया, कंजर्वेशन आ गया, तो वो ये कहेगा कि बोथ आर इक्वल, बोथ आर ऑफ सेम क्वांटिटी, जो दोनों बर्तन है वो सेम क्वांटिटी के, मतलब दोनों में ही 200 ml पानी या जो भी चीज़ है वो इक्वल है। तो कंजर्वेशन को हम डिसेंट्रेशन कहते हैं, और ये किस स्टेज में आता है, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। आई होप यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा, और जिन्होंने मेरी वो प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी वो भी रिलेट कर पा रहे होंगे कि किस तरीके से क्या हमने पढ़ा था और हमको कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहा, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ पियाजे's स्टेजेस वुड अ चाइल्ड बी हु हैज़ जस्ट डेवलप्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस। पियाजे की ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट परमानेंस देख लेते हैं कि ये भाई है क्या। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात थी गाइज, आप लोग समझ पाएंगे। वस्तु स्थायित्व आ जाता है बच्चे में। वस्तु स्थायित्व का गुण मतलब अगर वो चीज़ बच्चे के सामने नहीं भी है तो वो बच्चा उस चीज़ को ये पहचान पाएगा कि वो एग्जिस्ट करती है। लगभग 9 से 10 महीने में ये बच्चे में आ जाता है। 9 से 10 महीने के बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। और ये किस स्टेज की विशेषता है, तो सेंसरी मोटर की। सेंसरी मोटर मतलब संवेदी गामक अवस्था, संवेदी पेशीय संवेदी गामक अवस्था। आई होप आप समझ रहे होंगे गाइज। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की डिफाइंस एज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू अलोन एंड व्हाट अ चाइल्ड कैन डू विथ हेल्प। वाइगोत्स्की के द्वारा एक बच्चा खुद से क्या कर सकता है एंड विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ के लिए क्या यूज किया था, स्कैफोल्डिंग, टेम्परेरी स्ट्रक्चर ऑफ हेल्प। स्कैफोल्डिंग मचान क्या है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर ऑफ हेल्प है। एक बच्चा खुद से यहाँ तक पहुँच सकता है, ये इसका दायरा है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एमकेओ, विद द हेल्प ऑफ एमकेओ। एमकेओ में टीचर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकता है, इसका छोटा बड़ा भाई बहन हो सकता है, वो यहाँ तक पहुँच सकता है, इस दायरे तक पहुँच सकता है। तो ये ZPD है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। नेक्स्ट है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ना। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जोड़ना जहाँ कहीं भी आ जाए, ऐड आ जाए, फिट आ जाए, जोड़ना आ जाए, वो क्या कहलाएगा हमारा, एसिमिलेशन। और जहाँ कहीं भी ऐड आ जाए, फिट आ जाए, और जहाँ कहीं भी एडजस्ट आए, मॉडिफाई आए, मैनिपुलेट आए, वहाँ पर होगा आपका एकोमोडेशन। आई होप गाइज ये आप समझ गए होंगे। और ये दोनों जिसके भाग हैं वो हैं एडप्टेशन के, मतलब अनुकूलन के। ठीक,
नेक्स्ट है गाइस, क्योंकि ये हमने पहले पढ़ लिया है ये वाली थ्योरीज, तो मैं थोड़ा सा जल्दी लेकर चल रही हूँ। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो रहा हो, कम एक्सप्लेनेशन हो रहा हो, जल्दी स्पीड में चल रही हूँ, थोड़ा धीमे चलना है, या फिर ये स्पीड सही है। आप लोग जब भी ये वीडियो देखें उसके बाद कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ तो थोड़ा सा मुझे भी अंदाजा रहे कि मुझे किस तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। ठीक, नेक्स्ट है हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न है। मैंने उस दिन भी बताया था कि जो इवन ट्विंस जो होते हैं, आइडेंटिकल फ्रेटर्नल ट्विंस, वो भी 0.15% का डिफरेंस रखते हैं, तो हम तो अलग अलग हैं भाई। सिबलिंग्स भी डिफरेंस रखते हैं, तो हम तो अलग अलग पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग्स हैं, तो वी आर यूनिक। हमारा आपस में कोई कंपटीशन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने आप में यूनिक हैं। ये क्या है गाइज, जो भिन्नता है वो क्या कहलाती है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, भाई सबका अलग अलग इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अलग अलग होगा, सबका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलग होगा, सबका लैंग्वेज डेवलपमेंट अलग होगा, सबका फिजिकल डेवलपमेंट अलग होगा, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट अलग होगा। सभी चीज़ें अपने आप में अलग होंगी। तो ये किस वजह से होता है? इन सब के कारण ये जो डिफरेंस है, इस वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ठीक, नेक्स्ट है डैश के विचार से बच्चे जो है वो सक्रिय ज्ञान का निर्माण करते हैं और वो स्मॉल साइंटिस्ट कहलाते हैं। तो आपको पता होगा और याद आ गया होगा, जिन्होंने वो वीडियो पढ़ी होगी, जिन्होंने वो सेशन देखा होगा, कि जो स्मॉल साइंटिस्ट हैं, जो बच्चे स्मॉल, जिन्होंने बच्चों को स्मॉल साइंटिस्ट कहा है, प्याजे। प्याजे को रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। वो ये कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड की एज क्या है? तो अभी हमने पढ़ा था अर्ली चाइल्डहुड की एज क्या है गाइस? 2 से 6 वर्ष की अवस्था। नेक्स्ट है एक 5 वर्ष का बच्चा ये तर्क नहीं कर पाता कि जब पानी को ऊंचे या सकरे ग्लास के चौड़े बर्तन में डाला जाता है, चाहे किसी में भी डाल लो, सकड़े में डाल लो या फिर चौड़े में डाल लो, जो भाई क्वांटिटी है वो तो सेम रहेगी। तो उस बच्चे में क्या नहीं आ पाया? आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इट करेंगे, या तो उसमें होगा कंजर्वेशन, कंजर्वेशन नहीं आ पाया, मतलब बच्चा क्या है, अभी सेंट्रेशन वाली अवस्था में है। सेंट्रेशन मतलब केंद्रीकरण है, मतलब वो केवल एक एस्पेक्ट देख पा रहा है। या फिर आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं कि उसमें रिवर्सिबल थॉट जनरेट नहीं हुआ है, रिवर्सिबल थॉट जनरेट नहीं हुआ है, या फिर वो इरिवर्सिबल थॉट में है। जो उसमें रिवर्सिबल है, मतलब जैसे 5 गुणा 2 बराबर 2 गुणा 5, या फिर इतने बड़े बर्तन में या फिर इतने में, मतलब इसका जो लेंथ, ब्रेथ, ये सब कुछ माप पाए, वो कंजर्वेशन है। रिवर्सिबल थॉट जनरेट नहीं हुआ है, वो अभी इरिवर्सिबिलिटी में, मतलब वो ये चीज़ नहीं समझ पा रहा है कि आप चाहे सकरे में कर दें चाहे चौड़े में कर दें, भाई क्वांटिटी अगर 200 ml है तो आप किसी भी बर्तन में, चाहे उसकी जो बर्तन का आकार है वो चाहे आप कितना भी बदल दें, वो चीज़ नहीं बदलेगी, मतलब जो क्वांटिटी है वो तो सेम ही रहेगी। फिर है संतुलन बनाए रखने के लिए स्कीमा को एडजस्ट करना, हटाना, नई स्कीमा को जोड़ना, ये जो सारी प्रोसेस है, मैंने देखो इसमें क्या बताया था, इसमें इन्होंने दोनों वर्ड यूज करे, एडजस्ट और ऐड, एडजस्ट और ऐड। तो ऐड के लिए क्या होता है गाइस? एसिमिलेशन, ठीक, और एडजस्ट के लिए होता है एकोमोडेशन, और ये दोनों किस में आते हैं? तो एडेप्टेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा एडेप्टेशन। नेक्स्ट है 4 डिस्टिंक्ट एजेस ऑफ चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। मैंने उस दिन भी बताया था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब जो संज्ञान का, जो बुद्धि का विकास होता है, उसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहा जाता है। आर आइडेंटिफाइड
जो बौद्धिक विकास का जो क्षेत्र है, जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कह लीजिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कह लीजिए, ये किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है गाइस भाषा विकास के जो भाषा विकास का जो संदर्भ है उसमें पियाजे ने सबसे कम किसको आंका है? ये 2 बार पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है, डिफरेंट ईयर में पूछा गया है, इस वजह से मैंने इसको 2 बार लिया था ताकि आप लोग को पता रहे कि सेम क्वेश्चन भी 2 बार या 2 बार से ज़्यादा भी सेम बिल्कुल एज इट इज़ ऑप्शन भी सेम होकर पूछा जा सकता है। आप एक टीचर के रूप में रैगिंग, आप एक टीचर हैं और आप एक टीचर के रूप में रैगिंग हो, धमकाने के सख्त विरोधी हैं। इस संदर्भ में विद्यालय में आप पोस्टर लगवाते हैं, कमेटी बैठवाते हैं कि भाई हमारे स्कूल में रैगिंग नहीं होगी, बच्चों को धमकाया नहीं जाएगा, जो सीनियर्स जूनियर्स को बुली करते हैं वो नहीं होगा, इसके लिए आप सख्त कानून बनाने की कोशिश करते हैं, कमेटी बैठवाते हैं, पोस्टर्स लगवाते हैं स्कूल्स में। तो ये आप किस जो अब आपको थोड़ा सा रिलेट खुद से करना होगा कि अब हम कौन सी वाली थ्योरी की बात कर रहे हैं। तो इसमें तो भाई जो पियाजे उन्होंने तो ये बात कही नहीं थी, उन्होंने तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट दे दिया, और जो वाइगोत्स्की उन्होंने सोशियो इमोशनल दिया। अब मोरल डेवलपमेंट किसने दिया था? मोरल मतलब नैतिक, नैतिक की बात किसने की थी गाइस? कोलबर्ग द्वारा। और कोलबर्ग का ये कौन सा लेवल होगा? मैंने आपको बताया था पोस्ट कन्वेंशनल लेवल होगा। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल पे होगा, इस वजह से क्योंकि जो टीचर है या जो आप एज अ टीचर काम कर रहे हो तो आप सारे बच्चों के भले के लिए खुद से कुछ स्टेप ले रहे हो। जब भी कोई एक व्यक्ति समाज को बचाने के लिए या फिर सोसाइटी में जो अनफेयर जो चीज़ें हो रही हैं उनको रोकने के लिए कोई स्टेप लेता है, चाहे वो उसकी जान से रिलेटेड हो या फिर कैसे भी उसको कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, पर वो दूसरों के हित के लिए वो काम करेगा, तो वो आता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, मतलब 3rd लेवल की 6th स्टेज जो होती है, मतलब यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में। फिर है फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग वन। तो भाई ये बार बार बात हो गई है, जब भी ऐड आए, फिट आए, आप क्या करेंगे? एसिमिलेशन की तरफ फटाक से जाएंगे, मतलब ऑप्शन देखते ही साथ हिट हो जाना चाहिए कि ये एसिमिलेशन की आत्मसातीकरण, हिंदी में बोलते हैं आत्मसातीकरण। ठीक, फिर है जो, हाँ मैंने आपको कोलबर्ग का जब मैं ये करवा रही थी तब भी मैंने बताया था, क्वेश्चन आया है कि अप टू 9 ईयर्स जो बच्चे होते हैं उनमें कौन से स्टेजेस होती हैं। लेवल नहीं पूछा है, स्टेज पूछी है। तो सबसे पहले अब हम लेवल बात कर लेते हैं। भाई 9 साल का बच्चा है तो कौन सा लेवल होगा? तो होगा प्री कन्वेंशनल। कौन सा लेवल होगा? प्री कन्वेंशनल। और स्टेजेस कौन सी होंगी? लेवल 1 और स्टेज ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, और दूसरा है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, एंड दूसरा है म्यूचुअल एक्सचेंज या इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज या टिट फॉर टैट। ठीक, आज के लिए लास्ट है गाइस। दो क्वेश्चन और हैं। प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोलबर्ग थ्योरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग। नैतिक निर्णय लेते समय व्यक्तिगत जो व्यक्ति है वो बाध्य हो जाएगा, तो वो किस में होगा? मतलब जैसे इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो व्यक्ति है वो अपने आप को किसी भी डांट से बचाने के लिए प्री कन्वेंशनल लेवल की एक स्टेज है, और इसमें व्यक्ति अपने आप को डांट से बचाने के लिए मतलब कुछ काम कर रहा है, कुछ आज्ञा का पालन कर रहा है, तो वो किस स्टेज में होगा? तो वो स्टेज 1 होगी, दैट इज ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। फिर है अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन जजमेंट अबाउट क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग।
अब ये पता करना है कि क्या सही है और क्या गलत। तो अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग किस चीज़ का यूज़ होगा, तो मैंने बताया था मोरल रीजनिंग का यूज़ होगा। मोरल रीजनिंग का यूज़ करते हुए बच्चा ये पता कर लेगा कि उसके लिए क्या रॉन्ग है और क्या राइट है। मैंने आपको याद होगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, तो मैंने उसमें 3 बताए थे, सीटेट, एसएससी और बैंकिंग। तो बच्चा अगर ये पता करने में सक्षम है कि वो कौन सा पेपर देने जाएगा, तो वो मोरल रीजनिंग का यूज करके राइट और रॉन्ग में डिफरेंस कर पा रहा है। A child reasons you do this for me and I will do this for you. In which stage of Kohlberg moral reasoning would this child fall? मैंने आपको बताया था कि अगर आप बच्चे से मार्केट से कुछ सामान मंगवा रहे हैं तो वो ये कहेगा भाई मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप मेरे लिए ये करो। तो ये होगा म्यूचुअल एक्सचेंज होगा, टिट फॉर टैट होगा, इसे इंस्ट्रूमेंटल पर्पस भी कहते हैं। इसके बाद इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज भी है, म्यूचुअल एक्सचेंज है। यहाँ पर गाइज हमने पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अभी तक रिपीटेटेड वे में बार बार सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट जैसे कई टीचिंग एग्जाम्स में लगातार बार बार पूछे गए हैं, रिपीटेड हुए हैं। तो यहाँ पर हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लगे कि हाँ वाकई में हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि अभी सीटेट में थोड़ा सा टाइम है गाइस। तब तक होपफुली हम लोग सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे। एमपीटेट जिसे हम ग्रेड 3 का पेपर कहते हैं, वर्ग 3 का पेपर हम कहते हैं, वो भी थोड़ा सा डिले हो गया है बिकॉज ऑफ कोरोना। तो हमको काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो लोग तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम्स की, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।